हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10 हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए केमिस्ट्री के पहला चैप्टर को पूरे डिटेल में डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के पूरे टॉपिक्स यहाँ पे एनसीईआरटी का कवर किया जा रहा है, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, जेक बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, या आप जो भी अगर एनसीईआरटी जो भी फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपकी वीडियो आपके लिए वीडियो अच्छे साबित हो सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम चैप्टर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे परिवर्तन, चेंज आपकी दो तरह की होती हैं, एक भौतिक चेंज होते हैं, एक रासायनिक चेंज होते हैं। मतलब कि परिवर्तन, कुछ बदलाव हुआ, जैसे आम का पकना, गर्मी का मौसम आया ना तो आम पक गए, तो क्या हुआ, एक केमिकल चेंज हुए, रासायनिक परिवर्तन हुआ कि फिर वो कच्चा बन नहीं सकता। पकने के बाद वो कच्चा, जैसे घर में चावल बनते हैं, तो चावल का बनना, चावल का बॉयल होना क्या है, रासायनिक चेंज है, आपका रासायनिक आपके परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन, जैसे पानी को बर्फ बना दिए, तो ये आपका जो है पानी का बर्फ बनना, ये आपकी भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक, ग्लास का टूटना ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। पेपर का फाड़ना भौतिक परिवर्तन है। तो अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में यहाँ पे हम डिफरेंस जानेंगे। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर, तो एक तरफ जो आपका है भौतिक परिवर्तन है और दूसरी तरफ जो है रासायनिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन में इसमें कोई नई पदार्थ नहीं बनता, कोई नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ बनता है, नया सब्सटेंस बनते हैं। जैसे फल का पकना, आपके सर और बोल सकते हो क्या कि आपका पेपर का जलना क्या बन जाता है, राख बन जाता है ना, तो नया पदार्थ बनते हैं। तो और दूसरा जो डिफरेंस है, यह एक अस्थायी परिवर्तन है, मतलब कि इसको बोलते हैं टेम्पोररी चेंजमेंट है। मतलब कि जैसे पानी का बर्फ बना, फिर उसे गर्म कर दोगे तो पानी बन जाएगा, तो एक आपका अस्थायी परिवर्तन है। दूसरा जो बोला जाता है इसमें कि रासायनिक परिवर्तन में, यह एक आपका अस्थायी परिवर्तन है, मतलब कि ये परमानेंट चेंज है। पेपर को जला दिए, क्या पेज से पेपर बनेगा? नहीं बनेंगे, तो ये आपका अस्थायी परिवर्तन है। या उत्क्रमणीय होता है, मतलब कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मीन्स कि पानी को फिर हम चेंज कर सकते हैं। पानी को अगर बर्फ बनाए तो बर्फ को फिर पानी बना सकते हैं। या आपके या अनुत्क्रमणीय होता है, मतलब इरिवर्सिबल होता है, मीन्स कि जैसे एक बार हम कन्वर्ट कर दिए तो फिर हम वापस नहीं ला सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके होते हैं, नेक्स्ट आपका बिंदु जो है कि इसमें पदार्थ परिवर्तन नहीं होता है, इसमें पदार्थ जो है वो परिवर्तन नहीं होता है, वही रहता है, सिर्फ स्टेट चेंज कर जाते हैं, अपना शेप चेंज कर जाते हैं, आकार को चेंज कर देते हैं, बस वो आपका यहाँ पे होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, पदार्थ परिवर्तित होता है, इसमें पदार्थ ही चेंज हो जाता है, बदलाव हो जाते हैं। एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं भौतिक परिवर्तन, पानी से बर्फ बनना, मोमबत्ती का पिघलना, बल्ब का जलना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, लोहे पर जंग लगना, आपकी मोमबत्ती का जलना, ठीक है, पेपर का जलाना, लकड़ी को जलाना, एलपीजी को जलाना, ठीक है, आम का पकना, ये सारे जितने भी हैं आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन हम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, रासायनिक अभिक्रिया। अब आपका चैप्टर स्टार्ट हो सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यहाँ पे दो या दो से एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्या करता है, अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर क्या होता है कि नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे सर हम चावल लिए, चावल में पानी डाल दिए, पानी डाल के चावल क्या बन गया, बॉइल्ड आपके राइस बन गए। फिर वो जो आपका जो बनाना, तो ये क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया वहां पे हुआ। फिर आप बोल सकोगे ये आपके आम जो पके,
मतलब कि आम में क्या हुआ, इथिलीन केमिकल गया, कच्चा रो था, फिर उसे क्या किया, उसे रैप कर दिया, अनरैप से मतलब कि कच्चा से पका दिया। तो ये आपके जो जारी जितने भी होते हैं रासायनिक अभिक्रिया, जैसे सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जैसे मिलाओगे क्या बनेगा, जल बनेगा। क्या बनेगा, जल बनेगा। तो क्या होते हैं रासायनिक अभिक्रिया, वो हम समझते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं। मतलब जिससे वो बना है उसका प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं मिलेंगे, उसका गुण कुछ अलग बन जाएगा न्यू पदार्थ का। तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। मानो कि दो आपके ऑब्जेक्ट थे, पदार्थ थे ए और बी, आपस में अभिक्रिया किया तो क्या हुआ, C&D बने। क्या बने, C&D बने। मतलब यहां पे समझिएगा कि A के बंध टूटे होंगे, B के साथ हाथ मिलाया होगा और क्या बना लिया, COD बना लिया। क्या बना लिया, COD बना लिया। मतलब समझिएगा, उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन करवाए, रिएक्शन अभिक्रिया करवाए और क्या बना, जल बना। क्या बना, जल बना। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है। सुनिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, आग लगाने में मदद करता है, लेकिन पानी क्या है, वही बुझाने का काम करता है। समझा रहा हूं, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी जो है चेंज कर गए। तो हाइड्रोजन आपका गैस होता है, ऑक्सीजन आपके गैस होते हैं, और जो जल बना वो आपका लिक्विड मतलब द्रव अवस्था में होता है। तो उसके रासायनिक गुण और आपके भौतिक गुण जो नया पदार्थ का बनेगा वो मूल वाले से अलग हो जाएंगे सर। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख बनेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के राख मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन बनाता है सर, जो आपकी ये सफेद कलर का आपका क्या कर सकते हैं, राख होता है। ये आपकी फ्लेमिंग आपकी बहुत तेजी में आपका जलता है, बहुत आग फ्लेम के साथ वो जलते हैं। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, कि रासायनिक अभिक्रिया का हम पहचान कैसे करेंगे, केमिकल रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान निम्नलिखित प्रेक्षणों से की जा सकती है। अवस्था में परिवर्तन हो जाएंगे, वहां पे मतलब कि आपकी अवस्था सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से गैस बनेंगे या गैस से सॉलिड बन जाएंगे, उस तरह से आपका वहां पे परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे H2 और O2 आपस में अभिक्रिया किया और क्या बना लिया, जल बना लिया। क्या बना लिया, जल, लिक्विड के फॉर्म में। ये दोनों किसके फॉर्म में थे, गैस के फॉर्म में, लेकिन प्रोडक्ट किसमें बना, द्रव अवस्था में बना। तो ये वहां पे अवस्था में परिवर्तन होगा। दूसरा गैस निकलेंगे, वहां पे हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऐसे गैस निकलेगा तो समझ जाना कि अभिक्रिया हो गया और रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। जैसे सर जिंक को HCl के साथ रिएक्ट करवा देंगे, जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो जिंक क्लोराइड बनेंगे और साथ में क्या बनेगा, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, गैस निकलेंगे। नेक्स्ट आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेप निर्माण होगा। अवक्षेप मतलब कि पीपीटी का कुछ वहां पे सोल्यूशन में देखोगे कि कुछ आपका लवण नीचे बैठा होगा मतलब अवक्षेप का निर्माण होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि बेरियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड को जब हम सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करवा देते हैं तो यहां से जो बनता है वो हमें बनता है क्या, बेरियम सल्फेट बनता है और साथ में NaCl बनता है। ये आपके व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में बनता है, सफेद पीपीटी, सादा पीपीटी वहां पे दिखेगा। सोल्यूशन में जो है बेरियम सल्फेट नीचे बैठा हुआ दिखेगा, उसी को बोलते हैं मतलब अघुलनशील लवण वहां पे देखने को मिलेगा। तो अवक्षेपण का निर्माण होगा। नेक्स्ट आपके रंग परिवर्तन, वहां पे कुछ जो होंगे रंग परिवर्तन होगा।
होगा, रंग का खेल होगा, होली होगा, होली रंग बिरंगा। मतलब कि कॉपर आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बना लेगा, आपकी आयरन सल्फेट बनाएगा और साथ में कॉपर बाहर निकाल देगा। एक ऐसा कलर का होगा नीला, कॉपर सल्फेट नीला होंगे, नीला से कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। मतलब वहां पे रंग का परिवर्तन हुआ होगा, रंग के परिवर्तन हुए होंगे। अब आता है ताप परिवर्तन, मतलब ताप में टेम्परेचर में वहां पे चेंजमेंट दिखेगा। घर में आप देखे होंगे कि व्हाइट वॉशिंग घर पे पोचाड़ा होता होगा ना, तो मम्मी पापा जब चूना लेके आए होंगे, पानी में जब डाले होंगे तो क्या होता होगा, वहां से बॉयल करता होगा। मतलब क्या हो गया, उसका ताप बढ़ गया। मतलब कि ताप में परिवर्तन बढ़ेगा या घटेगा। या देखे होंगे पानी में ग्लूकोज को मिलाए होंगे, ग्लूकोज को घोले होंगे, पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया। मतलब क्या, ताप जो है कम हो गए। तो अभिक्रिया वहां पे ताप का परिवर्तन होगा। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड में चूना में पानी डाल दिए तो क्या होगा, यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे और साथ में क्या देगा, ऊर्जा देगा, ऊर्जा। तो यही आपका ताप में परिवर्तन होगा। तो आप अब केमिकल रिएक्शन को बहुत आसानी से पहचान सकते हो। अब चलते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण की ओर। रासायनिक समीकरण क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया का परिक्रियात्मक सूत्रों द्वारा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक क्या करे, सूत्रों द्वारा निरूपण कर दे, उन सूत्रों फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट कर दे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक या क्रियाकारक तथा निर्मित होने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। समझिएगा थोड़ा सा, A+B रिएक्ट करके क्या बनाया, AC बनाया। तो A और B जो यहाँ पे है क्या है, अभिकारक है, और AC जो बना आपका जो ये प्रोडक्ट C बने, C जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, उत्पाद कहलाएंगे। और A B क्या कहलाएंगे, अभिकारक। जो रिएक्शन अभिक्रिया में भाग ले उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया में उत्पाद बना, कुछ बना हो, वहां से नया पदार्थ बने हो, उसे हम उत्पाद कहते हैं। इस समीकरण को शब्द अभिक्रिया भी कहते हैं, रासायनिक समीकरण को शब्द अभिक्रिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपका स्टेटमेंट है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल का निर्माण होता है। बहुत लंबा लग रहा है ना लिखने में, तो इस रासायनिक समीकरण निम्न में है कि हाइड्रोजन जोड़ ऑक्सीजन तीर लगाएंगे क्या बनाएगा, जल बनाएगा। हाइड्रोजन जोड़ ऑक्सीजन तीर लगाएंगे, तीर मतलब कि उधर रिएक्शन हो रहा है, अभिक्रिया हो रहे हैं, तो क्या बनाए, जल बनाए। इसे बोलते हैं शब्द अभिक्रिया, शब्द समीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अब रासायनिक प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से शब्द अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया के रूप में भी लिखते हैं। रासायनिक प्रतीकों या सूत्र को यूज करके, कंपाउंड फॉर्मूला यूज कर लेंगे मॉलिक्यूलर, या आप यूज कर लोगे उसका तत्व का नाम लिख के, अब सिंबल को रिप्रेजेंट, सांकेतिक को यूज करके हम क्या करते, रिप्रेजेंट। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को H2 लिख दिए, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन। जितने भी नॉन मेटल अधातु होते हैं वो डायटोमिक के फॉर्म में अधिकतर गैस पाए जाते हैं। तो H2 आप लिखे, ऑक्सीजन को O2 लिखे, दोनों गैस है। ये क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे, ये अभिकारक कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। और जो दोनों मिलके क्या बनाया, H2O बनाए, H2O जल बनाया, क्या कहलाएगा, ये उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा, जो जल बना। तो अब तीर के जो दाहिने साइड होगा उसे उत्पाद कहते हैं, तीर के बाएं साइड जो होता है उसे अभिकारक कहते हैं। अब आता है, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ जलाया गया तो क्या बने, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बना। तो एक चीज यहाँ पे और क्वेश्चन उठता है कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों रब पेपर से साफ किया जाता है।
सर तो मैग्नीशियम पहले से क्या किया होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बन गया जो फर्दर अभिक्रिया करने से उसे रोकता हो, जो इसीलिए रब पेपर से हम जलाने से पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटा देते हैं जिससे मैग्नीशियम रिबन अच्छा से जल सके। समझ में आ चुका। अब चलते हैं हम आगे की ओर। रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण हम कैसे लिखेंगे? रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। मतलब कि इधर अभिकारक है, इधर उधर क्या है, उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। उत्पाद और अभिकारक के बीच में क्या लगाते हैं? एक एरो, तीर लगाते हैं। तीर का निशान उधर होता है जिधर उत्पाद बनते हैं। अब आता है दूसरा बात, अभिकारकों के बीच योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS की ओर लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। मानो कि A और B आपके अभिकारक है और C और D आपका उत्पाद है। एरो इधर दिखा दी कि अभिकारक से उत्पाद की ओर बन रहे हैं। तो A और बीच के बीच में अगर दो अभिकारक आए तो जोड़ लगाएंगे, दोनों के बीच में जोड़। इधर C और D दो उत्पाद बने तो इसके बीच में भी जोड़ लगाएंगे। मतलब A और B अभिकारक मिलकर अभिक्रिया करके C और D का उत्पाद कर रहा है। अब आते हैं, तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। तीर का सिरा किधर होता है? उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है कि किधर अभिक्रिया हो रहा है। तीर का निशान वो बताता है कि उत्पाद की ओर दिखाता है और ये बताता है कि अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है कि अभिक्रिया किधर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण समझिएगा कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया से प्राप्त मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया निम्न प्रकार होगी। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या है? अभिकारक है। दोनों के बीच में क्या लगा दिए? प्लस। एरो क्या दर्शा रहा है? यहाँ पे तीर जो है वो दर्शा रहा है कि क्या उत्पाद बन रहा है, उत्पाद की ओर। तो मतलब क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, MgO बनाया। जिन्हें सूत्र बनाने नहीं आ रहा है, रासायनिक सूत्र, उनका वीडियो अपलोड हो गया है, आप जाके देख ले। और केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, वो भी वीडियो अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हो। तो अब आते हैं, उपरोक्त अभिक्रिया में समीकरण के दोनों ओर मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है तो मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर ऑक्सीजन 1 है। तो इसे असंतुलित समीकरण कहते हैं या कंकाली समीकरण कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? असंतुलित समीकरण, क्योंकि दोनों साइड LHS और RHS में ऑक्सीजन बराबर नहीं है सर, इसीलिए ये कहलाएंगे असंतुलित समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण होना क्यों जरूरी है? तो हमें पता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही नष्ट होता है, ना ही वो निर्माण होता है। मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ना मास को द्रव्यमान को बना सकते हैं ना उसे बर्बाद कर सकते हैं, जो है उतना ही रहेगा। तो दूसरे शब्दों में अगर बोले तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद जितने भी तत्व है वहां पे विभिन्न तत्व क्या होते हैं? बराबर होते हैं, समान रहती है। इसलिए हमें असंतुलित समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, जरूरत है, क्योंकि समझ आ चुका। अब चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो संयोजन अभिक्रिया आते हैं, वियोजन अभिक्रिया आते हैं, विस्थापन अभिक्रिया आते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर रिडॉक्स रिएक्शन आते हैं। तो यहाँ पर हम सीखेंगे, एक नोट आपको याद रखना है कि हम रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कहाँ पे करते हैं कि अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक, जो अभिकारक या उत्पाद की जो भौतिक अवस्था को निम्नलिखित प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठोस के लिए S लिखेंगे,
द्रव के लिए L लिखेंगे और जलीय विलयन के लिए AQ लिखेंगे ब्रैकेट में, गैस के लिए G लिखेंगे स्मॉल g, अवक्षेप के लिए क्या स्मॉल h या PPT और नीचे एरो लिखेंगे। गैस रहेगा तो ऊपर एरो भी लिखेंगे, मतलब समझ में आ जाएगा कि वो गैस है, ऊपर हो रहेगा। PPT मतलब नीचे बैठेगा, नीचे एरो मतलब। संकेतों का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण करता है। तो H2 यहाँ पे गैस है, G लिखा हुआ लिखेंगे, O2 यहाँ पे गैस है, क्या बनाएगा, L बनाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो वहां पे आप देख सकते हो कि रिएक्शन हम कैसे बैलेंस करते हैं। यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। तो अब सोडियम सॉलिड होता है, वाटर यहाँ पे जल लिक्विड होता है, NaOH एक्वस होता है। देखो NaOH एक्वस होता है ना, मतलब जलीय विलयन है, तो मतलब AQ लिखा हुआ मतलब समझ जाना कि जलीय विलयन है। अगर G लिखा हुआ मतलब समझ जाना वो गैस फॉर्मेशन हो रहा है। सोडियम है मतलब कि ये सॉलिड के फॉर्म में होगा। अब आती है नेक्स्ट, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किसी उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तो उसे तीर के चिन्ह के ऊपर लिख देते हैं। अगर उत्प्रेरक का यूज किया गया है, उपयोग किया गया है, तो तीर के ऊपर लिखते हैं। जैसे इथिन में हाइड्रोजन का अभिक्रिया करवा रहे हैं दोनों का, तो निकेल और प्लेटिनम का क्या होता है, वहां पे निकेल और प्लेडियम, ठीक है। तो ये आपके यूज होते हैं, तो ये आपके यूज से भी क्या बना लेते हैं, इथेन बना लेता है। अब आता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त ताप एवं दाब का उल्लेख तीर के ऊपर लिख देते हैं। अगर ताप या दाब लिखना हो तो तीर के ऊपर ही लिखते हैं। जैसे N2 हबर प्रोसेस बोलते हैं, और H2 जब रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है तो कितना केल्विन टेम्परेचर पे, ताप पे 723 से 773 केल्विन पे, और 200 एटीएम आपके दाब पर वो अभिक्रिया करता है, मतलब यहाँ पे एरो के ऊपर लिखा होगा। तो इससे समझ में आ जाएगा क्या बनाएगा, एमोनिया गैस बनाएगा। तो ये आपका कि सारा इंफॉर्मेशन अगर उत्प्रेरक का, ताप का, दाब का देना हो तो तीर के ऊपर लिख दो, मतलब समझ में आ जाएगा। अगर गैस में बन रही तो स्मॉल जी, ये सब तो आपको अब समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं हम लोग संयोजन या अब अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहला जो आता है संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं सिंथेसिस रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाए, जिसमें एक उत्पाद बनता हो, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब A और B मिलके AB एक ही उत्पाद बनाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में एक या एक से अधिक अभिकर्मक परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद निर्मित करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ चुका होगा, एकल उत्पाद, एक ही उत्पाद बनता हो। तो उदाहरण, जब कैल्शियम ऑक्साइड CaO जब वाटर जल के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लिया, साथ में क्या दिया, उष्मा दिया, तो इसे बोलते हैं बिना बूझा हुआ चूना, और इसे बोलते हैं बूझा चूना। मतलब ये क्विक लैम्प, इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्विक लैम्प, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लेक लैम्प। इसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं। याद रखिएगा ध्यान, जब कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है, देखो दो आपकी अभिकारक मिलके सिंगल उत्पाद बनाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आपके संकलन अभिक्रिया कहते हैं। समझ आ गया। इसी तरह H2 और O2 आपस में रिएक्ट किया, क्या बनाया, जल बनाया। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 लगाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो गया। एक कैसा हो गया, आपके संकलन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हो गए, संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हो गए। अब आते हैं कि जब किसी अभिक्रिया में के दौरान
उष्मा मुक्त होती है, उष्मा निकलती हो तो ऐसी अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कैल्शियम ऑक्साइड में देखे होंगे कि वाटर जल जैसे डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और उष्मा। ये एग्जाम्पल आप घर में देखे होंगे, पोचाड़ा जब किया जाता है घर का तो उस समय चूना ला के पानी में डालते हैं तो खोलने लगता है, मतलब ये समझ जाना उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वो उष्मा क्या कर रहा, उत्सर्जित कर रहा है वहां से, उस अभिक्रिया से, इसीलिए उसको बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ में आ चुका। अब चलते हैं आगे जो आता है, एक नोट दिया हुआ है क्या कि इस अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो बुझे हुए चूने का जो के विलयन का जो उपयोग है स्लेक लैम्प का, वो घर में व्हाइट वाशनिंग के लिए, सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना वायु में उपस्थित जो CO2 जो रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है कि एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। वही व्हाइट चमकता है। चौक आपका हो गया, आपके मार्बल्स हो गए, ये सब किसका बना रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है, ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे चलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या उष्मा भी निकलता हो उन्हें क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण श्वसन मतलब रेस्पिरेशन जो करते हो ना, वो आपकी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मतलब कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा आपकी उत्पन्न होते हैं। वही ऊर्जा को हम मारने में, लड़ने में यूज करते हैं सर, पढ़ाई करने में यूज हम नहीं करते। तो अब आते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में ऊर्जा देता है। जो ऊर्जा को उत्सर्जित करे, उत्पन्न करे, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता हो, जिसमें जो अवशोषण कर ले, ऑब्जर्व कर ले, उष्मा को अपने ओर क्या कर ले, समर्पण कर ले, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माशोषी जो शोषण कर ले, उष्मा का शोषण करे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है उसे उष्माशोषी की अभिक्रिया कहती है। एग्जाम्पल उदाहरण, साग सब्जियों का जो विघटित होकर कंपोस्ट बनता है वो उष्माशोषी अभिक्रिया है। फिर आप यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस आपका होता है, ठीक है, संश्लेषित, जो आपके प्रकाश संश्लेषित जो होते हैं वो आपका क्या होता है, ये आपके उष्माशोषी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, ठीक है, और सनलाइट को यूज करके, सूर्य को प्रकाश का यूज करके क्या बना लेता है सर, ग्लूकोज बनाता है और साथ में ऑक्सीजन देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपना उष्मा को अवशोषण कर ले रहा है, इसलिए ये उष्माशोषी अभिक्रिया होंगे। लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तो लीड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। रिएक्शन सारा बैलेंस है। बैलेंसिंग सीखना हो तो आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, आपका यही इसी चैनल पे आपका अपलोड हो चुका है। अब चलते हैं आगे, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। वियोजन उसका उल्टा, संयोजन का उल्टा वियोजन, संयोजन का उल्टा वियोजन। वियोजन ऐसी अभिक्रिया में एक ही अभिकारक हो और टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए बी ने क्या किया, उसमें हिट दिए, क्या हुआ, 2 चीज में टूट गया, ए और बी में टूट गया, 2 उत्पाद बने, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बने।
एक ही अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, उसे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल उदाहरण, फेरस सल्फेट सॉलिड है, उसमें जब उष्मा देंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड में टूटेगा, फेरिक ऑक्साइड में टूटेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड में टूटेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटेंगे। रिएक्शन सारा इंपॉर्टेंट है। फेरस सल्फेट फार्मूला भी बनाना सीखना हो तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएंगे। लेड नाइट्रेट को अगर तोड़ेंगे, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है, ध्यान रखिएगा। लेड नाइट्रेट को जब उष्मा देंगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाएंगे सर, ये आपके ऑक्सीजन में टूट जाएंगे। तो ये कैसा हो गया, आपकी वियोजन अभिक्रिया हो गए। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं। वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार याद रखिएगा। पहला उष्मीय वियोजन, दूसरा आपकी विद्युतीय वियोजन और तीसरा जो है प्रकाशीय वियोजन होते हैं। उष्मीय वियोजन मतलब हीट बाय डिकम्पोजिशन, ठीक है, थर्मो डिकम्पोजिशन बोलेंगे, थर्मो डिकम्पोजिशन। उष्मा द्वारा किया गया वियोजन, उष्मा देकर जिसे वियोजन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उष्मीय वियोजन कहते हैं। उदाहरण, कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हम क्या करें, हीट दे दे, उष्मा दे दे भाई, मतलब यहाँ पे ट्रायंगल का सिंबल जो त्रिभुज का है उसका मतलब उष्मा दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएंगे। लीड नाइट्रेट में जैसे क्या करें, हीट दे दिए सर, तो लीड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग विभिन्न उद्योगों और सीमेंट के निर्माण में होता है। अब आते हैं विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन, जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से जिसमें डिकम्पोजिशन हो उसे क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन कहेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। उदाहरण, जब जल में विद्युत पास करवा दे, विद्युत प्रवाहित कर देने पर ये टूटेगा H2 और O2। कैथोड पर क्या मिलेंगे, H2 मिलेंगे, एनोड पे क्या मिलेगा, O2। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होते हैं आपकी, और ये क्या होते हैं, पॉजिटिव आपकी एंड होते हैं। तो एनोड पे ऑक्सीजन मिलता है और कैथोड पे आपकी H2 मिलते हैं। मतलब ये चीज कि अगर 2 वॉल्यूम अगर H2O को तोड़ोगे तो 2 वॉल्यूम आपकी हाइड्रोजन मिलेगा सर, H2 मिलेंगे, और 1 वॉल्यूम आपकी O2 मिलेंगे। मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं, अगर 2 लीटर जल को तोड़ा जाएगा विद्युत पास करवा के, विद्युत धारा प्रवाहित करके, तो 2 लीटर आपकी हाइड्रोजन बनेंगे और 1 लीटर आपका ऑक्सीजन बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाएंगे, प्रकाशीय वियोजन कहलाएंगे। उदाहरण, AgCl में सफेद कलर का है, सूर्य की प्रकाश में पास करवाएंगे तो Ag और क्लोरीन बनेगा। Ag कैसा कलर का टूटेगा, Ag सिल्वर ग्रे कलर में, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। जब सूर्य की प्रकाश पास करवा देंगे वहां से तो ये सिल्वर आपकी चांदी और ब्रोमीन में टूट जाएगा, Br2 में टूट जाएंगे। रिएक्शन बैलेंस करने हम बता चुके हैं, जाके जरूर देखें। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम सफेद फोटोग्राफी में होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। काला सफेद फोटोग्राफी में उपयोग होता है सर, ये रिएक्शन को अभिक्रिया को यूज करवाया जाता है। अब आते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन समझ आ रहा होगा ना, किसी को स्थापन दूर कर देता होगा, उसे चेंज बदल दे, दूर भगा के अपने, समझना कि एक मोटा आदमी है, उस पतला आदमी को देखा तो डर लगा, तो जैसे बोलेगा भागो, क्या करेगा, डर के मारे भाग जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होंगे वो कम अभिक्रियाशील तत्व के यौगिक से
उसे क्या करेगा, विस्थापित करके खुद जाके वहां पे चिपक जाएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो ये इन्हें समझना कि इन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सपोज कीजिएगा AB यहाँ पे प्रोडक्ट है, AB है और C जो है अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है, A जो है कम अभिक्रियाशील है। अब क्या करेगा, C ने A को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा उसके यौगिक से, तो क्या बना लेगा, C भी बना लेगा और A को बाहर हो जाएगा, क्योंकि A कम अधिकम क्रियाशील तत्व है, किसके कंपैरिजन में, C के कंपैरिजन में। तो उदाहरण समझिएगा, उदाहरण क्या बोला जाता है कि जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है, फेरस सल्फेट बना लेता है, ठीक है, कॉपर फेरस सल्फेट बना लेता है। तो यहाँ पे समझिएगा कि कॉपर सल्फेट नीला से क्या हो गया, हरा हो गया। तो यहाँ ये समझिएगा कि आपकी जो लोह से आयरन जो था वो अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर के कंपेयर में, इसीलिए कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिए उनका यौगिक से और क्या बना लिया, फेरस सल्फेट और कॉपर बना लिया। जिंक जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनाएंगे, तो जिंक अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण, कॉपर कम अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा उनके यौगिक से और क्या बना लेंगे, जिंक सल्फेट और कॉपर बना लेगा। अब आते हैं अभिक्रियाशील धातु की श्रेणी, अभिक्रियाशील धातु की श्रेणी आई। तो अभिक्रियाशील धातु की श्रेणी समझिएगा, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटती अभिक्रियाशील, मतलब अभिक्रियाशील के जो तत्व हो घटता जाएगा। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कौन है, आपके पोटासियम, सबसे कम कौन है, प्लेटिनम। अब जो होता है कि सर हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले हैं वो हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, और जो हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं वो क्या है, हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। ये अगर आपको याद होगा तो ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया आपको समझ आ गया होगा। देखो आयरन और कॉपर देखो नीचे है, आयरन देखो ऊपर है, तो इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन हो गया सर, रिएक्शन हो जाएंगे, समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट द्वितीय स्थापन अभिक्रिया की ओर। द्वितीय स्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन एक्सचेंज करते हैं, मतलब उसका वाला उसमें चला गया, उसका वाला नेगेटिव पॉजिटिव मतलब चेंज कर लिया, उसकी फ्रेंड इसमें उसकी फ्रेंड इसमें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, सॉरी। तो क्या हुआ, फ्रेंड यहाँ पे चेंज हो गया, मतलब आयनों का क्या हो गया, आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। समझिएगा, ए यहाँ पे प्लस है, बी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे सी प्लस है और डी माइनस है, मतलब ए जो है डी के साथ अभिक्रिया करेगा और सी जो है बी के साथ मिला लेगा, मतलब ए और डी आपस में दोस्ती कर लिया और सी और बी आपस में दोस्ती कर लिया। मतलब यहाँ पे अभिकारक में क्या हुआ, अभिकारक के बीच में आयनों का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ, तो उसी को क्या कहते हैं, द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझिएगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 जब बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना लिया, Ba प्लस है ना, Ba2 प्लस Cl माइनस, मतलब BaSO4 के साथ चिपकेगा और NaCl के साथ चिपकेंगे, तो BaSO4 बनाएगा और सोडियम क्या, Na जो है Cl बनाएगा, Na जो है Cl, NaCl बनाएंगे। अब जो आते हैं NaOH और HCl, H जो है OH के साथ चिपकेगा और Na जो है Cl के साथ चिपकेगा, क्या बनाएंगे, NaCl और क्या बनाएगा, साथ में जल बनाएगा। अब आते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया वे द्विस्थापन अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप मतलब
या घुलनशील लवण का निर्माण होता हो, जिसमें पीपीटी का फॉर्मेशन होता हो, बनता हो, निर्माण होता हो, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। समझिएगा, AgNO3 और NaCl रिएक्ट किया, Na जो है NO3 के साथ चिपकेगा, Ag जो है Cl के साथ चिपकेंगे, AgCl बनाएगा और कैसा सफेद कलर का बनेगा, AgCl सफेद कलर का बनेगा और ये क्या पीपीटी बनेंगे, अवक्षेपण बनेंगे, अवक्षेप बनेंगे और NaNO3 एक्वस बनेगा, जलीय में घुला रहेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो। अब आते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल का उत्पाद करते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल और लवण का निर्माण करे, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया किया, क्या बना, लवण बने और साथ में जल बना। मतलब कि NaOH क्या है, आपका क्षार है, H2SO4 क्या है, अम्ल है। दोनों का आयन का एक्सचेंज होगा, H जो है OH के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम जो है सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम सल्फेट बनेंगे, एक क्या हो गया, लवण हो गए और H2O क्या हो गया, जल हो गया। तो उसी को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया, तो उपचयन किसे बोलते हैं, जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तब अपचयन होता है, उपचयन कहलाता है। तब उपचयन होता है, ऑक्सीडेशन कहते हैं इंग्लिश में से, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजनीकृत कहते हैं। तो क्या कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, कॉपर ऑक्साइड बनाए, मतलब कि यहाँ पे उपचयन हुआ। कार्बन में ऑक्सीजन का जुड़ गया, वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, मतलब उपचयन हुआ। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा। अपचयन क्या होता है, जब हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का ह्रास होना, ऑक्सीजन का त्याग करना, क्या कहलाएगा, ये दोनों में कोई एक होना चाहिए, तब अपचयन होता है। उपचयन और अपचयन का एग्जाम्पल देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, रिएक्ट किया, क्या बनाया, कॉपर और वो जल बनाए। तो यहाँ से देखो, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, तो मतलब अपचयन हुआ सर। ऑक्सीजन का निकलना, त्याग करना अपचयन कहलाता है। अच्छा मास्टर, फिर H2 का, H2 में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का मतलब जुड़ गया तो अपचयन कहलाते हैं। तो H2 से वो जल जो बना उसे उपचयन कहेंगे। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर जो बना वो अपचयन कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल कि फेरिक ऑक्साइड, जब फेरिक ऑक्साइड अल्युमिनियम से रिएक्ट किया तो अल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया और आपके आयरन बनाए, मतलब आयरन से ऑक्साइड निकल गए, आयरन से ऑक्साइड निकल के आयरन बनाया, मतलब अपचयन हुआ, ऑक्सीजन हट गया, अल्युमिनियम में ऑक्सीजन जुड़ गए, मतलब उपचयन हुआ। अब उपचयन कर्मक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर्मक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या होते हैं समझिएगा, ये वह पदार्थ होता है जो ऑक्सीजन देते हैं या हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं, या वे पदार्थ जो स्वयं क्या होता है, रिड्यूज होता है, क्षरण होता कर दूसरे को क्या करता, ऑक्सीकृत करता है। तो यहाँ पे देखना एग्जाम्पल, मतलब कि वैसा जो ऑक्सीजन दे रहा हो, तो फेरिक ऑक्साइड क्या कर रहा है, अल्युमिनियम को ऑक्सीजन दे रहा है। फिर कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड जो ऊपर में एग्जाम्पल ये थे, वो क्या है, उपचयन कर्मक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद को क्षरण कर रहे हैं और दूसरे को ऑक्सीकृत कर रहे हैं, मतलब दूसरे को ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो समझ में आ गया, उसे बोलेंगे उपचयन कर्मक। तो ये याद रखिएगा, दोनों जो होगा वो अभिकारक की ओर से पहचाने।
अपचयन कर्मक किसे बोलेंगे? ये पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन देते हैं या ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, जो हाइड्रोजन दे या ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, मतलब स्वयं को ऑक्सीकृत कर दूसरे को क्षरण करते हैं। तो यहाँ पे देखो अल्युमिनियम खुद ऑक्सीडाइज हुआ और अल्युमिनियम खुद ऑक्सीजन ले प्राप्त कर रहा है, तो अल्युमिनियम क्या कहलाएगा? यहाँ पे अपचयन कर्मक कहलाएगा। हाइड्रोजन वहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या कर रहा है? प्राप्त कर रहा, मतलब खुद को ऑक्सीकृत करके खुद को क्या कर रहा है? खुद को ऑक्सीकृत कर रहा है और दूसरे को क्षरण करते हैं। तो H2 और एल्युमिनियम जो ऊपर वाले से एग्जाम्पल अपचयन कर्मक हो जाएंगे। तो नोट याद रखिएगा, ऑक्सीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है, इलेक्ट्रॉन वहां से चले जाते हैं, लेकिन अपचयन में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होते हैं, जितने भी अधातु है। ठीक है, समझ आ गया? तो ये आपको समझ आ चुका होगा। अब आते हम लोग संसारण। संसारण क्या होता है? करोजन घर में देखे होंगे ना, पपड़ी बन गया होगा, भूरा कलर का लोहा में परत चढ़ जाता है, क्या है? सब जंग लग गया, संसारण हो गए। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता क्या होता है? ह्यूमिडिटी, पानी जो हवा में आदि के संपर्क में आती है, तब यह संसारित होती है। क्या होता है? संसारित होती है, और इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। उदाहरण जैसे लोहे पर जंग लगना, भूरा कलर का परत जम जाना, लोहे के ऊपर भूरा परत मतलब जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत, मतलब क्या हुआ? संसारण हो रहा उस धातु का। उसका बचाव कैसे करेंगे? धातु के ऊपर रंग चढ़ाकर, धातु के ऊपर कोई दूसरा धातु चढ़ाकर, जस्तीकरण मतलब जिंक का क्या होता है? परत चढ़ाया जाता है। फिर एनोडीकरण, अल्युमिनियम का एक परत चढ़ाया जाता है। फिर ग्रीस लगा दिए तो जंग जल्दी से नहीं लगाएगा, तेल लगाकर। अब आते हैं विकृत गंधीता। विकृत गंधीता क्या होता है? वसा युक्त अथवा तेलीय का खाद्य पदार्थ, वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ या सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तो उसमें प्रयुक्त तेल और वसा उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं, उसे विकृत गंधीता कहते हैं। मतलब बहुत दिन से आपकी तेल वाला पदार्थ पड़ा है, हवा में रह के धीरे धीरे वो क्या हो गया? खाने में उसका स्मेल खराब हो गया, गंध आने लगे। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विकृत गंधीता कहते हैं। उसका बचाव के लिए सर एयर टाइट कंटेनर में रख दो, हवा शीशा का बर्तन में, रेफ्रिजरेटर में, इसमें रख के बचा सकते हैं। इसका जो मेन बचाना है, इसे रोकने के लिए प्रायः तेल और वसायुक्त सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। प्रतिऑक्सीकारक मतलब कि जो एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है, जो खराब होने से उसे बचाया जा सके। दूसरा साथी देखे होंगे, लेड कुरकुरे का पैकेट में हवा का पैसा देते, 5-6 गो लेड रहता होगा, 4-5, उसके बाद हवा वाला। वो हवा क्या है? नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस मतलब कम सक्रिय गैस है, जो युक्त कर देने से क्या होता है? जल्दी वो खराब नहीं होने देता है। तो साथी खाद्य सामग्रियों को संग्रहित करने वाले थैलियों में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं, ताकि उनका उपचयन ना हो सके। तो ये आपकी उससे हमको विकृत गंधीता से हम इस तरह से बचा सकते हैं। तो ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के इम्पोर्टेंट जो भी थे वो सारा कवर कर लिया। इससे बाहर हिंदी माध्यम का नहीं जा सकता है। जरूर आप ये, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।